दोस्तों, ग्रीन टीवी के कार्यक्रम देश डायरी के साथ हाजिर हूं मैं अंशु कुमार। देश डायरी में आज शामिल हुई है एप्पल फेस्टिवल 2016 में धाक जमाने वाली उत्तराखंड में तैयार हुई जैविक चाय। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर देश के प्रधानमंत्री की राय। गुजरात सरकार के चर्म उद्योग से जुड़ी दलित जाति और पूसा के वैज्ञानिकों का कृषि क्षेत्र के लिए इजाद किया गया नया तरीका। यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम को भारत सरकार से लाइसेंस मिल गया है। भारत में अब 3,500 नए पेट्रोल पंप खुलने जा रहे हैं। भारत सरकार ने यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम को लाइसेंस दे दिया है कि वे भारत में पेट्रोल और डीजल का व्यापार कर सकते हैं। वहीं भारतीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने वाली ये कंपनी भारत में 3,500 पेट्रोल पंप खोलेगी। इस तरह से देश के फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस में एंट्री करने वाली यह 10वीं कंपनी होगी। हालांकि फ्यूल रिटेलिंग कारोबार पर सरकारी तेल कंपनियों का दबदबा है और देश में लगभग 56,000 पेट्रोल पंपों में से करीब 95% इन्हीं कंपनियों के हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम के प्रवक्ता ने बताया है कि भारत में फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य काफी अच्छा है और हम भी इसमें शामिल होकर डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहते हैं। इससे पहले जनवरी में कंपनी को एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की मार्केटिंग के लिए मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद ही कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की मार्केटिंग की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। अब कंपनी को पेट्रोल और डीजल की रिटेल बिक्री के लिए भी मंजूरी मिल गई है। उत्तरी मुंबई में एप्पल फेस्टिवल 2016 में उत्तराखंड में तैयार हुई जैविक चाय ने धाक जमा ली है। खास बात यह है कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ग्रीन टी खूब पसंद की जा रही है। उत्तरी मुंबई में एप्पल फेस्टिवल 2016 में उत्तराखंड में तैयार हुई जैविक चाय ने धाक जमा ली है। खास बात यह है कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ग्रीन टी खूब पसंद की जा रही है। मुंबई फेस्टिवल में भाग लेने गए उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के वित्त अधिकारी अनिल खोलिया का राज्य के बागानों से आई चाय की विभिन्न किस्मों के अलावा ग्रीन टी का काफी क्रेज बना हुआ है। एप्पल फेस्टिवल में उत्तराखंड राज्य के उद्यान मंत्री प्रीतम पवार ने कहा कि चाय उद्योग से जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं प्रदेश की चाय स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। उत्तराखंड निर्मित ग्रीन टी को मुंबई के अलावा दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ, कानपुर और अन्य प्रदेशों से पहुंचे लोग भी खरीद रहे हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के डायरेक्टर BS नेगी के अनुसार चाय की बिक्री को देखते हुए अब देश के अन्य शहरों में भी उत्तराखंडी चाय के शोरूम खोले जाएंगे। इससे चाय की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही चाय के शौकीनों को भी आसानी से उत्तराखंड की चाय उपलब्ध हो सकेगी। राजधानी दिल्ली में फिर महंगी हुई मिठास। जहां एक तरफ तेल के दामों में गिरावट देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ अच्छे उत्पादन के बावजूद चीनी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। उत्तर भारत में अच्छे उत्पादन के बावजूद दिल्ली में चीनी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिली है। अब दिल्ली में चीनी के दाम 43 रुपए किलो के पार चला गया है। हाल ही में केंद्र के आदेश पर महाराष्ट्र से 5,000 टन चीनी खास तौर से दिल्ली के लिए मंगाई गई है। केंद्र ने यूपी की मिलों को भी राजधानी में सप्लाई बढ़ाने को कहा है। हालांकि इसके बावजूद कीमतों में तेजी जारी है। केंद्र सरकार मुताबिक आसपास के इलाकों में चीनी की जमाखोरी होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही दिल्ली सरकार को जमाखोरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को भी कहा है। वहीं दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते के दौरान चीनी का दाम करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ चुका है। भारत में डेंगू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मोहाली में डेंगू के डंक से मरने वालों की संख्या 10 के पार पहुंच गई है। भारत में डेंगू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ल्ड क्लास सिटी मोहाली में डेंगू का कहर थम नहीं रहा है। राज्य में इस बार सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मोहाली जिले में पाए गए हैं। इस महीने डेंगू मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। एक ही दिन में डेंगू के 50 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक डेंगू के कारण 10 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है। वहीं शरीर को ढकने के लिए पूरे कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिससे लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। लोगों से कहा गया है कि डेंगू जैसे लक्षण दिखने पर सिविल अस्पताल जाएं, जहां उनका डेंगू और चिकनगुनिया का फ्री टेस्ट किया जाएगा।
फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बताएंगे गुजरात की चर्म उद्योग से जुड़ी दलित जाति को अब किस नाम से पुकारा जाएगा। साथ ही होंगी कई और जानकारियां। देखते रहिए देश डायरी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के समक्ष गुजरात रोहित समाज संगठन द्वारा की गई मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के मुताबिक सरकारी कार्यालयों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेजों, ग्राम पंचायत आदि कार्यालयों के रिकॉर्ड में चर्म उद्योग से जुड़े लोगों के लिए अब रोहित शब्द का उल्लेख किया जाएगा। ब्रेक के बाद देश डायरी के पन्नों में अगली खबर है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। गोवा में चल रहे इस सम्मेलन के समापन पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के नेताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन से पहले सदस्य देशों से कहा कि 2020 तक अपने बीच के व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य हो और इसके लिए जरूरी है कि सभी पांचों देशों के उद्यमी अपने संबंधों को बढ़ाएं और सभी देश की सरकारें इसमें अपना पूरा सहयोग दें। भारतीय विदेश मंत्री का कहना है कि विश्व में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच ब्रिक्स शांति की रोशनी बनकर सामने आया है। इसने बीते साल वैश्विक परिवर्तन और विकास के एजेंडे में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि ब्रिक्स व्यापार परिषद से निवेदन किया गया है कि वो आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करे, लेकिन ब्रिक्स देशों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक मंदी है। ब्राजील और चीन में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। इसके साथ ही तेल की घटती कीमतों का असर रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहीं सदस्य देशों में भारत और चीन के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं और इसका असर ब्रिक्स संगठन पर भी पड़ सकता है। हरियाणा के किसानों को फसली कर्ज में अब थोड़ी रियायत मिलेगी। सरकार की घोषणा के बाद कर्ज पर लगने वाला ब्याज अब किसानों को नहीं देना पड़ेगा। पहले हरियाणा के किसानों को फसली कर्ज के लिए 4% ब्याज देना पड़ता था। इसके साथ ही समय पर जो किसान अदायगी कर देता उसका ब्याज माफ कर दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि फसली कर्ज पर लगने वाला ब्याज अब किसानों को नहीं देना पड़ेगा। इस ब्याज को सरकार खुद भरेगी। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने घोषणा की है कि हरियाणा के किसान भाइयों को भविष्य में फसली कर्ज पर लगने वाला ब्याज इन्हें नहीं देना पड़ेगा। ये ब्याज सरकार खुद भरेगी। हरियाणा सरकार ने कहा कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बिजली बिल 1 साल के लिए माफ कर दिया गया है और जिनकी फसल 50% से कम खराब हुई है उनका 6 महीने का बिजली का बिल माफ कर दिया गया है। हालांकि सारे कर्ज 3 साल के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। किसानों को गेहूं की फसल बर्बाद होने पर 1,20,000 रुपए, सरसों की फसल पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली को छोड़ ये मुआवजा राशि देश में सबसे ज्यादा है। कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में किसान सहायता केंद्र की स्थापना जल्द ही की जाएगी। गुजरात सरकार ने पारंपरिक चर्म उद्योग से जुड़ी दलित जाति को एक नया नाम दिया है। अब इस जाति को रोहित जाति के नाम से पुकारा जाएगा। गुजरात सरकार ने चर्म उद्योग से जुड़ी दलित जाति को रोहित जाति का नया नाम देने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के समक्ष गुजरात रोहित समाज संगठन द्वारा की गई मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के मुताबिक सरकारी कार्यालयों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेजों, ग्राम पंचायत आदि कार्यालयों के रिकॉर्ड में चर्म उद्योग से जुड़े लोगों के लिए अब रोहित शब्द का उल्लेख किया जाएगा। इन सुधारों के लिए निर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। खरीफ सीजन में दालों के उत्पादन में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से उत्साहित केंद्र सरकार अब रबी सीजन की दालों पर भी बम्पर बोनस की तैयारी कर रही है। खरीफ सीजन में बम्पर बोनस की वजह से दालों के उत्पादन में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से उत्साहित केंद्र सरकार अब रबी सीजन की दालों पर भी बम्पर बोनस की तैयारी कर रही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP ने खरीफ दालों, चना और मसूर की MSP में 5 से 10% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। लेकिन किसानों को दालों की खेती के लिए उत्साहित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने इस पर 425 रुपए प्रति क्विंटल तक बोनस भी देने की सिफारिश की है। खरीफ सीजन में केंद्र ने दालों पर 425 प्रति क्विंटल का बोनस दिया था।
अरहर की दाल की कमी का संकट जल्द ही खत्म होने वाला है। भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के वैज्ञानिकों ने अरहर की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो 4 गुना अधिक उपज देगी। भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के वैज्ञानिकों ने अरहर की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो 4 गुना अधिक उपज देगी। पूसा के वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रजाति PADT की लंबाई महज 1 मीटर होगी, जिसकी कटाई मशीनों से भी हो सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये महज 4 माह में ही तैयार हो जाएगी। इसकी कटाई के बाद खेत में गेहूं की भी बुआई कर सकते हैं। ये प्रजाति बौनी होने के कारण अगर इसमें सूड़ी यानी फली छेदक कीट पड़ जाते हैं तो आसानी से कीटनाशक छिड़काव किया जा सकता है। इसकी बुआई मानसून के समय जून में की जा सकती है और कटाई नवंबर में की जा सकती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि हवा से प्रति हेक्टेयर करीब 50 किलोग्राम नाइट्रोजन व कार्बन उत्सर्जित कर जमीन में संरक्षित करता है। अरहर की फसल इसमें से महज 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन खर्च करती है। शेष बचे नाइट्रोजन का इस्तेमाल अगली फसल में होगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर चिंता की लकीरें हैं। हाल ही में हुई बारिश के बाद धान की फसल पर बीमारी ने हमला बोल दिया है। इस साल अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे कुछ दिनों तक खिले हुए थे। बारिश से किसानों को उम्मीद थी कि इस बार अच्छी उपज होगी, लेकिन हाल में हुई बरसात से धान की फसल पर एक बार फिर बीमारी ने हमला बोल दिया है। धान के पौधे पर पीला रंग का धब्बा बनने लगा है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो यह बीमारी नाइट्रोजन की कमी से होती है। कृषि अधिकारी ने बताया है कि कम और ज़्यादा बरसात दोनों हालात में ये बीमारी धान की फसल को अपनी चपेट में लेती है। धान में बालियां आने पर यह बीमारी लगती है। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो धान की बालियों में दाना कम बनता है। नाइट्रोजन की कमी पौधों में क्लोरोफिल समाप्त कर देता है, जिसके चलते फसल कमजोर होकर गिरने लगती है। खेतों में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए किसानों को खेतों में नीम जैविक आधारित कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे काला सोना उगाने के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के करैल में मसूर की खेती में आ रही कमी के बारे में। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर भी नजर डालेंगे। देखते रहिए देश डायरी। मगई नदी का जल स्तर तो घट रहा है, परंतु खेतों को सूखने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। मसूर की बुआई काफी पिछड़ जाएगी। इस वर्ष खेत तैयार न होने के कारण मसूर की बुआई ना के बराबर होगी। कम लागत और मुनाफा अधिक होने के कारण किसानों को इस फसल के प्रति काफी रुझान रहता है। करियल इलाके में अभी भी कई जगहों पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, जिसके तहत रबी सीजन में संकर सब्जियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हाई वैल्यू वेजिटेबल्स परियोजना में रबी सीजन में संकर सब्जियों को बढ़ावा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसानों की माली हालत सुधारने के लिए समय समय पर अनुदान के माध्यम से सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की योजनाएं संचालित की जाती हैं। इस वर्ष के लिए शासन ने 52 हेक्टेयर में संकर किस्म की सब्जी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 52 हेक्टेयर सब्जी उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य में 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल 17 अन्य पिछड़ी जाति और 5 हेक्टेयर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट योजना में किसान को स्वयं के संसाधन से बीज व लोटनल सेट पंजीकृत फर्म से खरीदने होंगे, जिसका भुगतान विभाग किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से करेगा। संकर पत्ता गोभी व संकर टमाटर की खेती के लिए 20-20 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हर फसल के लिए 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10.40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। काला सोना उगाने के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के करैल इलाके में इस बार मसूर की फसल कहीं दिखाई नहीं देगी। वजह है खेतों में भरा पानी, जिसे सूखने में लगभग 1 महीना लग जाएगा और मसूर की बुआई काफी पिछड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के करियल इलाके में इस बार मसूर की फसल कहीं दिखाई नहीं देगी। बाढ़ के बाद लगातार तेज बरसात के साथ साथ मगई और गंगहर नदी के जल स्तर में बढ़ाव होने के कारण आज भी खेत पानी से भरे पड़े हैं। मगई नदी का जल स्तर तो घट रहा है, परंतु खेतों को सूखने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। मसूर की बुआई काफी पिछड़ जाएगी। इस वर्ष खेत तैयार न होने के कारण मसूर की बुआई ना के बराबर होगी।
कम लागत और मुनाफा अधिक होने के कारण किसानों को इस फसल के प्रति काफी रुझान रहता है। करियल इलाके में अभी भी कई जगहों पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। मसूर की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह फसल किसानों में लोकप्रिय होने का दूसरा बड़ा कारण है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ वर्षों से इसका रकबा कुछ कम हुआ है, लेकिन आज भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। राजस्थान के सरहदी जिले में उत्तम किस्म की फसल तैयार करने के लिए सरकार ने अब परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने की कवायद शुरू कर दी है। इस योजना के तहत की जाने वाली खेती पूरी तरह से जैविक होगी। राजस्थान के सरहदी जिले में उत्तम किस्म की फसल तैयार करने के लिए सरकार द्वारा अब परंपरागत खेती को बढ़ावा देकर इसकी कवायद शुरू की जाएगी। योजना के तहत 35 कलेक्टर चयनित करने के बाद प्रति क्लस्टर 50 कृषकों को जैविक खेती करने की प्रक्रिया बताई जाएगी, जिसमें किसानों को अपने खेत में 0.4 हेक्टेयर यानी 1 एकड़ में जैविक खेती करनी होगी। इस प्रक्रिया में लघु या सीमांत कृषकों तथा बारानी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अपने खेत में जैविक खेती की शुरुआत करने वाले किसानों को सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। पहले साल किसानों को फसल पद्धति एवं जैविक बीज, ढेंचा प्रयोग, वनस्पतिक काठा इकाई, तरल जैव उर्वरक वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए 11,500 तथा अगले 2 साल में 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद किसानों द्वारा बेहतर फसल बेचने से भी सामान्य से अधिक पैसे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 700 हेक्टेयर अरहर की फसल की बुआई हुई है, जिनमें से 60% फसल कीटों की वजह से खराब हो गई है। खराब मौसम और कीटों के प्रकोप से अरहर की फसल में करीब 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया है। अरहर की फसल अप्रैल में बोई गई थी, जिसे नवंबर में काटा जाना था। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि फली आने के बाद इस पर किसी भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फूल से फली बनने पर उसमें अरहर के बीज बन जाते हैं। कोई भी कीट दाने का रस चूसकर उसे खराब कर देता है, जिससे फली सूख जाती है और फिर अरहर खराब हो जाती है। कई गांवों में किसान अपनी अरहर को बिना पके ही काटने को मजबूर हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अरहर में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक ही अरहर में फली काली होनी शुरू हो गई है। अरहर की फली में एक मोटी सी कीट लग गई थी, जिसने सारी फसल बर्बाद कर दी है। कई बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कर दिया है, लेकिन फली में नुकसान होने से कोई फर्क नहीं हुआ है। यहाँ के किसानों ने करीब 10 बीघे में अरहर की फसल बोई थी, जो कुछ समय पहले ज्यादा गर्मी होने से बर्बाद हो गई है। अगर फसल हो जाती तो करीब 40,000 रुपए की होती, लेकिन अब 40,000 का तो नुकसान हुआ ही है। करीब 7 महीने से खेत में फसल लगी है और इसमें पानी, जुताई और बीज का खर्च जेब से हो गया है। इस नुकसान से उबरना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान के टोंक जिले में इस बार उम्मीद से कहीं अच्छी बारिश हुई है। यहाँ के किसान इस बारिश को रबी फसल के लिए वरदान मान रहे हैं। अब किसान अच्छे तापमान में रबी फसल की बुआई कर सकेंगे। राजस्थान के टोंक जिले में इस बार उम्मीद से कहीं अच्छी बारिश हुई है। यहाँ के किसान इस बारिश को रबी फसल के लिए वरदान मान रहे हैं। गौरतलब है कि टोंक जिले में इस बार अच्छी मानसून बारिश से खरीफ फसल की उपज भी किसानों को ठीक मिली है। कृषि विभाग ने बताया है कि जिले भर में साल 2016 और 17 के लिए 1,98,800 हेक्टेयर भूमि में रबी फसल की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महीने अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर दुगनी मुस्कान देखी जा रही है। कई जगह सरसों की बुआई शुरू हो गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बारिश से किसानों को फायदा होगा। तापमान में कमी आने से रबी की फसल की बुआई में तेजी आएगी। अब किसान अच्छे तापमान में बुआई कर सकेंगे। कई जगह कुछ किसान परंपरागत खेती की बजाय अब उद्यानिकी की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उद्यानिकी में कम मेहनत में अच्छा लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में खरीफ फसल की आवक तेज होने के बाद से ही किसानों को समर्थन मूल्य देने पर मूंग, उड़द की खरीद करने वाली संस्था के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। इससे किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को मंडी में सोयाबीन का सही भाव नहीं मिल पा रहा है।
इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द की खरीदी करने वाली संस्था के कर्मचारी भी मनमानी कर रहे हैं। सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन मूंग खरीदने का आदेश मंडी विभाग को दिया है, लेकिन मंडी में किसानों से मूंग 3500 से 4200 के भाव खरीदा जा रहा है, जबकि समर्थन मूल्य का भाव 5225 रुपए है। वहीं नेफेड संस्था के अधिकारी अच्छा मूंग लेकर मंडी आने वाले किसानों के सैंपल फेंक रहे हैं। यदि कोई किसान इसका विरोध कर रहा है तो नेफेड संस्था के लोग उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं, जिससे किसानों ने मंडी प्रबंधन के खिलाफ नसरुल्लागंज में नीलामी बंद कर प्रदर्शन किया है। वहीं छोटे किसानों ने भी नारेबाजी की है। सीहोर मंडी सोयाबीन की बम्पर आवक आई हुई है। मंडी में सबसे पहले छोटे किसानों की उपज खरीदी जाती थी, उसके बाद उन किसानों के माल की नीलामी होती है जो ट्रैक्टर ट्रॉली से उपज लेकर आते हैं। मंडी प्रबंधन ने छोटे किसानों के बजाय बड़े किसानों की उपज की नीलामी शुरू कर दी है, जिससे किसानों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।